हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडल्स एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर, विलियन चैप्टर की बात हम कर रहे थे। तो विलियन चैप्टर की बात हम जो कर रहे थे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर अप कर लिया है और कुछ चीज़ें अब थ्योरेटिकल पोर्शन में कुछ चीज़ें और बच गई हैं, तो हम उन पे आज डिस्कशन करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसों के द्रवों में विलयन। मतलब हमने आपको बताया था कि जो विलयन बनेगा, विलयन में द्रव द्रव का भी विलयन हो सकता है, द्रव गैस का भी विलयन हो सकता है, गैस द्रव का विलयन हो सकता है, गैस गैस का विलयन हो सकता है। तो इस तरीके से कई सारे जो है सॉल्वेंट और सोल्यूट का हम जो है कंबाइन करके जो मिक्सेबल होते हैं वहां से हम क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसों के द्रवों में विलयन। क्या टॉपिक है? टॉपिक है हमारा गैसों के द्रवों में विलयन। अच्छा, अब बात जब गैस और द्रव की हो रही है, इसका मतलब क्या है? गैसों के द्रवों में विलयन मतलब गैस यहाँ पे सॉल्यूट का काम करेगा और द्रव क्या करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा। गैस आपका विलेय होगा और द्रव आपका क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन ऑफ द गैसेस इन लिक्विड। क्या है? सॉल्यूशन ऑफ द गैसेस इन लिक्विड। तो आज हम केवल इनकी बात करेंगे। यहां पे आपको समझना है कि किसी द्रव में, किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब गैस अगर द्रव में विलेय हो रही है तो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर गैस इस द्रव में विलेय है अथवा नहीं। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि गैस और द्रव का जो विलयन होता है, अगर दोनों मिक्सेबल नहीं है तो क्या होगा कि गैस जो है वो द्रव के ऊपर आकर के रुक जाएगी और वो द्रव में मिक्स नहीं होगा। तो जब तक मिक्स नहीं होगा तब तक वो विलयन नहीं बना, और जब विलयन बना तो दोनों का मिक्सअप होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, वाटर में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन और वाटर का क्या है? विलयन बन सकता है। तो भाई देखिए, एग्जांपल के तौर पे आप देखिए तो जो आपकी फिशेज होती हैं वो वाटर से ही जल को क्या करती हैं? अपने लंग्स में लेती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन और गैस दो, सॉरी, ऑक्सीजन और द्रव दोनों क्या है? द्रव में क्या? वाटर, वो क्या है? दोनों एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। अब आपको समझना ये है कि इसमें क्या क्या डिपेंड करता है। तो गैसों का जो द्रव में विलयन होता है, गैसों गैसों का द्रव में विलयन निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा है वो कारक? तो पहला कारक है आपका, पहला कारक आपका बनता है गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति पहला कारक बना आपका, गैसों की प्रकृति। और दूसरा कारक बना आपका द्रव की प्रकृति। ठीक, अभी हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहला कारक बना गैसों की प्रकृति, दूसरा कारक बना द्रव की प्रकृति, और तीसरा आपका बना ताप, और चौथा बना आपका ताप। ठीक है,
ये आपके 4 कारक हुए। तो ये आपके मुख्य 4 कारक हैं जिनसे ये डिसाइड होता है कि कोई पर्टिकुलर टाइप की गैस किसी पर्टिकुलर टाइप के द्रव में विलयन बना सकती है या नहीं बना सकती है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि गैस की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि वो द्रव में विलयन बना ले। दूसरा, द्रव की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने अंदर गैस को डिसॉल्व कर ले। ठीक है। तीसरा, दोनों एक निश्चित ताप पर, एक पर्टिकुलर ताप होगा, हो सकता है वो टेम्परेचर कुछ भी हो, कम हो ज्यादा हो, दैट डिपेंड्स, वो डिपेंड करेगा, लेकिन एक निश्चित ताप की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और दाब, कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पे चीजें मिक्स नहीं होती हैं, पर लोअर टेम्परेचर प्रेशर पर मिक्स हो जाती हैं या हाई टेम्परेचर प्रेशर पर मिक्स हो जाती हैं, तो ये वैरी करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि गैस का द्रव में विलयन होना इन 4 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी? गैस की प्रकृति, द्रव की प्रकृति, ताप और ताप। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर गैस का द्रव में विलयन करना, यानी गैस का द्रव में डिसॉल्व होना या विलयन बनाना द्रव के साथ, इस पे निर्भर करेगी। तो ये 4 फैक्टर्स हैं। इसके अलावा अगर आप बात करिए कि क्या होता है कि कुछ गैसों की घुलनशीलता ज्यादा होती है और कुछ गैसों की घुलनशीलता कम होती है। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनकी विलायक शक्ति ज्यादा होती है, कुछ की विलायक शक्ति कम होती है। तो ये सारी चीजों पर निर्भरता को देखते हुए ही ये लिखा गया कि गैसों की प्रकृति, द्रवों की प्रकृति, ताप और दाब पर आपका क्या करेगा? विलयन जो किसका होगा? द्रवों और गैसों का होगा। द्रवों और गैसों का विलयन इन 4 बातों पर निर्भर करेगा। इन 4 बातों पर निर्भर करेगा। ठीक बात है। किस पे? गैस की प्रकृति, किस पे? द्रव की प्रकृति, किस पे? ताप और दाब। ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जिन पर गैसों और द्रवों की का विलयन जो है, इन दोनों का विलयन बनेगा नहीं बनेगा, ये इन पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़िए। आगे कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया है कि विलयन की घुलनशीलता, मतलब कि क्या है कि इसमें गैसों की घुलनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। गैसों की घुलनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे बोल रहा है कि जल में अमोनिया, जिसको आप NH3 के नाम से भी जानते हैं, जल में अमोनिया गैस सबसे ज्यादा घुलनशील है। मतलब कि अमोनिया की प्रकृति ऐसी है कि वो जल में बहुत अच्छे से घुल जाती है। ये अमोनिया और जल की प्रकृति की निर्भरता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसमें ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि वो आसानी से अपने आप को वाटर में डिसॉल्व कर ले रहे हैं। तो बात हमारी ये है कि गैस की घुलनशीलता विलयन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर घुलनशीलता कम है तो क्या होगा भाई? मान लीजिए एक गैस है और एक कोई आपका द्रव है, और द्रव में घुलनशीलता गैस की बहुत कम है, तो क्या होगा? कुछ घुलेगा और बाकी नहीं घुलेगा। अगर घुलनशीलता शून्य है तो घुलनशीलता शून्य हो गई तो विलयन बनाने में ही समस्या हो जाएगी ना, क्योंकि जो आपकी गैस होगी वो आपके द्रव में अगर घुलनशील नहीं है तो आप किस चीज का विलयन बना रहे हो? आप विलयन नहीं बना रहे हो, तो विलयन बनाने में वहां पे दिक्कत आएगी। ठीक है।
अच्छा, और विलेयता जो है, विलेयता एक और पॉइंट है, कहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं कि विलेयता, विलेयता ताप व दाब पर निर्भर करती है। ये आप सभी जानते हैं कि सॉल्वेंटी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे निर्भर करती है। तो जब भैया ये बताइए कि जब टेम्परेचर और प्रेशर पर विलेयता निर्भर कर रही है तो विलयन जब भी बनेगा उसका भी तो टेम्परेचर और प्रेशर का वहां पे भी तो रोल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि विलयन बनाने में ताप और दाब का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ताप और दाब और इसके साथ आपकी गैस की घुलनशीलता और द्रव की विलेयता दोनों क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है विलयन बनाने के लिए। ठीक, अब आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। अगला बात ये बोलते हैं, ये अगली बात कहते हैं कि अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक अगर आप इसको इंग्लिश में लिखिए तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन क्या है आपका, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, तो इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो इसको कहते हैं अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या हुआ, अवशोषण का मतलब हुआ कि डिसॉल्व कितना हो रहा है, अवशोषित कितना हो रहा है। तो अवशोषित कितना हो रहा है इसका एक पैरामीटर बनाया गया जो बताता है आपका अवशोषण गुणांक। क्या कहता है, कहता है यह गैस किसी गैस का, किसी गैस का एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस एसटीपी पर वह आयतन है, वह आयतन है जो इकाई आयतन के द्रव द्वारा किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन है जो इकाई आयतन के द्रव द्वारा किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर तथा गैस के इकाई आंतरिक वायुमंडलीय दाब पर आंतरिक वायुमंडलीय दाब पर घुलित होता है। बात को समझिए, इसका मतलब है अवशोषण गुणांक किसका होगा, अवशोषण गुणांक होगा किसी गैस का। ठीक है, तो गैस की विलेयता को, अब देखिए गैस की जो विलेयता है उसको प्रायः किससे डिनोट करते हैं, अवशोषण गुणांक से डिनोट करते हैं। किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन है, कौन,
अवशोषण गुणांक। समझिए, अवशोषण गुणांक किसी गैस का स्टीपी पर वह आयतन है जो इकाई आयतन के द्रव द्वारा किसी निश्चित ताप तथा निश्चित दाब पर घुलित होता है। मतलब समझिए, ये तो हुआ आपका डिफिनीशन। सामान्य शब्दों में इसको समझिए कि किसी गैस का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर, जैसे मान लीजिए किसी गैस का वह आयतन, मतलब एक आप इकाई आयतन का आपने द्रव लिया और इकाई आयतन के द्रव में क्या हुआ कि एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर गैस का कितना आयतन उसमें डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन है जो इकाई आयतन के द्रव द्वारा किसी निश्चित ताप पर तथा गैस के इकाई आंशिक वायुमंडलीय दाब पर घुलित होता है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपका जो गैस का द्रव का आयतन है, इकाई आयतन द्रव में गैस कितनी घुल रही है, ये उसका अवशोषण गुणांक है। अवशोषण गुणांक को किससे, इसका क्या काम है, इसका काम है हम विलेयता चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, विलेयता चेक करते हैं। किसकी चेक करते हैं, तो आपको पता होगा कि गैस की विलेयता चेक करते हैं। कोई पूछा अवशोषण गुणांक क्या है, पहले तो डिफिनीशन बताइए, फिर वो कहेगा डिफिनीशन छोड़िए, इसका जरूरत क्या है, तो बताइए कि सर हम इससे विलेयता चेक करते हैं। किसकी विलेयता चेक करते हैं भैया, तो विलेयता चेक करते हैं किसकी, गैस की। गैस की विलेयता चेक करने के लिए हमारे पास अवशोषण गुणांक है। अवशोषण गुणांक क्या है, अवशोषण गुणांक है किसी गैस का एसटीपी पर वह आयतन जो इकाई आयतन के द्रव द्वारा किसी निश्चित ताप पर तथा गैस के इकाई आंशिक वायुमंडलीय ताप पर घुलित होता है। सीधी सी बात है, काम खत्म। आगे अगर इसको देखना चाहें तो अगर V आयतन में यदि V आयतन में स्मॉल p आंशिक दाब, पर गैस, स्मॉल p आंशिक दाब पर गैस के V0 आयतन घुलित हैं, तब निश्चित और निश्चित ताप तथा दाब पर अवशोषण गुणांक निश्चित ताप तथा दाब पर अवशोषण गुणांक अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V नॉट अपॉन स्मॉल p कैपिटल V। अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल V नॉट p और V, जहां पे कैपिटल V आयतन है, किसका आयतन है, द्रव का आयतन है, P आंशिक दाब है, गैस के V नॉट आयतन घुलित है। V नॉट गैस का आयतन है, कैपिटल V द्रव का आयतन है और P आपका आंशिक दाब है और ताप और दाब आपका निश्चित है। तो निश्चित ताप और दाब पर अगर आपसे कोई अवशोषण गुणांक पूछता है तो उसका फॉर्मूला ये हो गया। ये है ऑल अबाउट अवशोषण गुणांक। क्या काम है, विलेयता चेक करते हैं। किसकी चेक करते हैं, गैस की चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं, अवशोषण गुणांक से चेक करते हैं। क्या होता है, एसटीपी पर वह आयतन जो इकाई आयतन के द्वारा किसी निश्चित ताप पर तथा गैस के इकाई आंशिक वायुमंडलीय ताप पर घुलित होता है। काम इतनी सी बात है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने जा रहे हैं। आप इसको समझिए और मैं इसको बहुत आराम से और बहुत आसानी से आपको समझाने जा रहा हूं। हेनरीज लॉ, पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद हम उसको समझेंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेनरी का नियम। क्या है हेनरी का नियम? हेनरी का नियम कहता है यदि कोई गैस, पहले स्टेटमेंट लिखिए, यदि कोई गैस, यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, तो स्थिर ताप पर द्रव के एक स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन, द्रव के एक निश्चित आयतन में घुले उस गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। ये है आपका पूरा हेनरी का नियम। यदि कोई गैस, पहले समझिए एक एक लाइन को, यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है तो स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुले उस गैस का द्रव्यमान विलयन के साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। बहुत ही आसान सी चीज है। कहता है कि गैस का जो द्रव्यमान है वो दाब के अनुपाती होता है, पर कंडीशन कई है। आपको कंडीशंस पहले समझने हैं। इसका मतलब ये कहता है कि मैं आपको पूरा स्टेटमेंट इनका लिख करके बताता हूं। यदि किसी निश्चित ताप पर यदि किसी निश्चित ताप पर
साम्य दाब, साम्य दाब स्मॉल p पर द्रव के पर किसी द्रव के आयतन में m ग्राम गैस घुलित है, तब क्या कहता है कि जो m होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p के। यही हेनरी का नियम। बात को समझिए, सब कुछ छोड़ करके केवल आप यहां पे देखिए। कहता क्या है कि यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में, पहली कंडीशन ये है कि विलयन बनाने की प्रक्रिया में है, दैट मीन्स कि गैस द्रव में घुलनशील है। भाई अगर घुलनशील नहीं है तो विलयन कहां बन सकता है? नहीं बन सकता। तो पहला कंडीशन क्या है कि हम ऐसे द्रव और गैस की बात कर रहे हैं जो क्या है कि विलयन के साथ, मतलब विलयन बनाने की स्थिति में है, यानी एक दूसरे में घुलनशील है, बनाने की प्रक्रिया में है। यहां तक हुआ? ओके। रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती, ये भी बहुत बड़ी कंडीशन है कि ऐसा ना हो कि पानी के साथ मिक्स होकर के या जो आपका द्रव है उसके साथ मिक्स होकर के कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रहा हो, ऐसा बिल्कुल ना हो। क्या हो? घुलनशील हो लेकिन रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब क्या है कि दोनों के संयोग से कोई दूसरा प्रोडक्ट ना बनने पाए, रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहे। यहां तक हो गया बेटा? अब कह रहा है तब इन दो कंडीशंस को फॉलो करने के बाद तब स्थिर ताप पर किस पे? टेम्परेचर फिक्स हो, द्रव के एक निश्चित आयतन में घुले उस गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। समझिए, 3 कंडीशंस बोल रहा है। पहली कंडीशन बोल रहा है, पहली कंडीशन कह रहा है कि गैस के विलयन बनाने की प्रक्रिया में हो, यानी द्रव व गैस क्या हो? विलयन बना रहे हैं। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? रासायनिक रूप से अपरिवर्तित हैं। और तीसरी कंडीशन कह रहा है कि ताप कांस्टेंट हो, यानी स्थिर हो। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, कौन सी कंडीशन? द्रव और गैस विलयन बनाने की स्थिति में हो, रासायनिक रूप से अपरिवर्तित हो और ताप कांस्टेंट हो, तब की स्थिति में क्या कह रहा है कि एक निश्चित आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान उसके आंशिक दाब के क्या होता है बेटा? समानुपाती होता है। तब द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित उस गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में, साम्यावस्था मतलब रासायनिक रूप से अपरिवर्तित है, तो विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी कि अगर ये 3 कंडीशन फॉलो हो रही है तो उसके बाद जो गैस है, गैस का दाब वो क्या करेगा? वो द्रव में घुले गैस के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ये है आपका हेनरी का नियम। ये आपका बेसिक स्टेटमेंट है। जो आपका हेनरी का नियम बनता है वो ये क्या बोलता है कि दो आपके पास एक द्रव है और एक गैस है, दोनों क्या कर रहे हैं? विलयन बनाने की स्थिति में है, यानी
कि एक दूसरे से क्या है, घुलनशील है एक दूसरे में। दूसरी चीज रासायनिक रूप से अपरिवर्तित है, घुलने के बाद भी वो कोई तीसरा प्रोडक्ट नहीं बना रहे। चौथी बात, तीसरी बात कि उनका ताप स्थिर है। ताप अगर बढ़ घट जाएगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी। तो ताप अगर स्थिर है तो द्रव के एक निश्चित आयतन में, एक फिक्स आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान वो क्या होगा, विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होगा। ये है हेनरी का नियम। यानी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, वेयर m क्या है, गैस का द्रव्यमान है, और p क्या है, गैस का आंशिक दाब। दैट्स इट, ये बात होती है। आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम इसके दूसरे टर्म पे आते हैं, दूसरी कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, चलिए कंडीशन हम यहाँ पे लिखे रहते हैं, यहां से ये हटा देते हैं। अब बेटा इसका फॉर्म चेंज किया है, ये कंडीशन आपकी ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, फॉर्म चेंज किया है। फॉर्म चेंज करके कह रहा है कि यदि गैस की विलेयता को, यदि गैस की विलेयता को, यदि गैस की विलेयता को विलयन में मोल प्रभाव, पढ़ाया था लास्ट टॉपिक, मोल प्रभाव के रूप में व्यक्त किया जाए, के रूप में व्यक्त किया जाए, तब क्या होगा, तब हेनरी का नियम, तब हेनरी का नियम होगा क्या, विलयन में गैस का मोल प्रभाव, तब हेनरी का नियम क्या होगा, विलयन में गैस का मोल प्रभाव, विलयन में गैस का मोल प्रभाव वाष्प प्रावस्था में गैस के आंशिक दाब के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यदि, इसका मतलब क्या है कि यदि गैस का मोल प्रभाव तथा वाष्प प्रावस्था में आंशिक दाब स्मॉल p है, तो स्मॉल p इज इक्वल टू KH ईटा। ठीक है, जहां KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, जहां KH हेनरी स्थिरांक है। कुछ नहीं किया बेटा, इसमें इन्होंने इसका फॉर्म चेंज कर दिया। फॉर्म चेंज करके कहा कि यदि गैस की विलेयता को
विलयन में मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का मतलब क्या है कि आपका मोल प्रभाज हमने क्या बताया था, मोल प्रभाज बताया था कि मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर गैस की विलेयता विलयन में मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए तब हेनरी का नियम क्या हो जाएगा, तो हेनरी का नियम होगा कि विलयन में गैस का मोल प्रभाज वाष्प प्रावस्था में गैस के आंशिक द्रव्यमान के बराबर होते हैं। यानी कि बात को समझिए, बात ये कहता है कि अगर आप मोल प्रभाज की बात नहीं कर रहे हैं तो कुल द्रव्यमान के, और अगर आप मोल प्रभाज की बात कर रहे हैं तो उसके मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के। यानी कि जो आंशिक दाब है वो आंशिक दाब आपके मोल प्रभाज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये कहता है हेनरी का नियम। कंडीशन द्रव और गैस विलयन बनाने की स्थिति में हो, रासायनिक रूप से अपरिवर्तित हो और ताप कांस्टेंट हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है और द्रव और विलयन दोनों आपस में घुलनशील है, विलयन बनाने की स्थिति में है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और दोनों रासायनिक रूप से अपरिवर्तित हैं, तो उनका जो मोल प्रभाव होगा, किसका, गैस का मोल प्रभाव, उस पे आंशिक द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बात है, ये हेनरी का नियम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन विलयन चैप्टर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आने वाली क्लास में हम अपनी अगली क्लास में इनका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे, इन पे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप एक बार अपने से हेनरीज लॉ को आप डीप स्टडी करिए, उनमें जो इशू होते हैं या जो क्वेरीज होती हैं आपकी, वो हम सॉल्व करेंगे। फिर हम अगले स्टेप पे आपको अगली चीजें पढ़ाएंगे, अगले टॉपिक्स को पढ़ाएंगे जो कि बेस्ड होगी आपका सॉल्यूशन चैप्टर पे और हेनरीज लॉ के इम्प्लीमेंटेशन पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।